In the previous class, we have already started with the immunodeficiency diseases. We said that disorders of immune system includes three types of disorders. The first one were the allergies. The second one that we had discussed were the autoimmune diseases. We have even listed out the diseases which are included in autoimmune diseases like myasthenia gravis, Hashimoto's disease, diabetes mellitus, rheumatic fever, rheumatoid arthritis. All these were included in the autoimmune diseases where our immune cells are not able to distinguish between self and non-self antigens, and therefore instead of eradicating the non-self antigen, they attack the self cells and self proteins, and that was a condition which led to autoimmune diseases. The third type of diseases that we had just started the introduction was the immunodeficiency diseases. In some of the diseases, our immune system itself becomes very weak to combat or fight with any of the foreign agents. Such diseases were included in the in the immunodeficiency diseases. Now, in this immunodeficiency diseases, what can happen is that it can be either primary immunodeficiency disease or a secondary immunodeficiency disease. तो प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज कब कहा जाता है? प्राइमरी तब कहा जाता है जब बर्थ से कोई डिफेक्ट हो जिससे बी सेल और टी सेल का प्रोडक्शन ना होता हो, ऐसी कोई कंडीशन हो तो उसे प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज कहा जाता है. जैसे कि स्किड इज सीवियरली कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज. और स्किड में ये होता है कि बर्थ से ही बी सेल और टी सेल का प्रोडक्शन नहीं होता. बट मोस्ट ऑफ द इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीजेस आर द सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज. और सेकेंडरी तब कहा जाता है जब कोई इन्फेक्शन से या तो कोई पैथोजन से कोई इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज डेवलप हुआ हो. For example, the AIDS is a very common example of the immunodeficiency disease. AIDS जो डिसीज है वो एक इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज है क्योंकि यहाँ पे हमारी इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाती है एंड देयरफॉर इट इज नो लॉन्गर एबल टू कॉम्बैट और फाइट विथ द वायरल पार्टिकल्स. राइट, वायरस है, दूसरे बैक्टीरिया है, उनसे फाइट नहीं कर पाती हमारी इम्यून सिस्टम क्योंकि यहाँ पे हमारी इम्यून सिस्टम ही इफेक्ट हो चुकी है इन दिस डिसऑर्डर ऑफ एड्स. सो एड्स की बात करते हैं. हमने ऑलरेडी एड्स और कैंसर दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया है. सो वी आर जस्ट गोइंग टू ब्रीफ अप अबाउट एड्स इन दिस लेक्चर. राइट, सो एड्स इज अ डिसऑर्डर ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम. एड्स जो है दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये हमें पता ही है. एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. पर एड्स की बात करें तो इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ अवर सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम. सो इट इज डिसऑर्डर ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम. राइट, अगर आपको याद हो तो हमने दो चीजें डिस्कस की है, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम एंड ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम. राइट, दो टाइप के इम्यून सिस्टम होते हैं, ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम और सेल्यूलर इम्यून सिस्टम. ह्यूमोरल में एंटीबॉडी प्रोडक्शन की हमने बात की थी बाय द प्लाज्मा सेल्स. राइट, और यहाँ पे टी सेल्स की बात की थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल्स विच वर इंक्लूडेड इन द सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम. तो एड्स जो है वो एक डिसऑर्डर हमारी सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम का है, सेल्यूलर इम्यूनिटी का डिसऑर्डर है. राइट, यहाँ पे there is reduction in T helper cells and thus antibody production. Okay, so in this disease what happens is the T helper cells are going to be reduced. और टी हेल्पर सेल्स अगर कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली दे विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द बी सेल्स बिकॉज टी सेल्स विल बी हेल्पिंग द बी सेल्स इन मेकिंग द एंटीबॉडी.
तो अगर T सेल्स ही नहीं है तो B सेल्स अलोन कैनॉट मेक द एंटीबॉडी, देयरफॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन विल बी रिड्यूस्ड. Less number of antibodies in our body or less production of antibody will make a person susceptible to many other viral infections. Thus, a person is more prone to viral infections. So as the amount of antibody production reduces, the person will be more susceptible, more prone to other viral diseases and even some of the bacterial diseases. क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल इम्यून सिस्टम ही जो है वो वीक हो चुकी है और वीक हो जाने की वजह से दे कैन नॉट फाइट विद द इनकमिंग पैथोजेंस, राइट. सो दैट इज अबाउट द एड्स. अगर हम एड्स की डिस्कवरी की बात करें, so for the first time the discovery was done in USA amongst the homosexuals. होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल के बीच में सबसे पहली बार यूएसए में आइडेंटिफाई हुआ था ये डिसीज, एंड दैट टू इन 1981. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये डिस्कवर हुआ था इन चेन्नई, राइट. सो इट वाज इन इंडिया, it was detected in Chennai, that is Tamil Nadu, in the year 1986, right. तो सबसे पहले जो है एक्चुअली इसमें ऐसा है कि सबसे ज्यादा एड्स के जो पेशेंट है वो अफ्रीका में है, इसीलिए अफ्रीका को एड्स कैपिटल भी कहा जाता है, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस ऑफ द एड्स वेर फाउंड इन अफ्रीका. डिस्कवरी जो हुई थी वो यूएसए में हुई थी 1981 में, और इंडिया में सबसे पहली बार जो केस आया था दैट वाज इन चेन्नई, तमिलनाडु, एंड द ईयर वाज 1986. And thereafter there were many cases of AIDS that were observed. So that was about the discovery of the AIDS. We are just briefing up over here. You don't need to go in very much detail about the discovery. Now causative agent of the AIDS. AIDS किसकी वजह से होता है? So causative agent is a virus which is known as HIV. So we will mention that causative agent is HIV, that is human immunodeficiency virus. ओके, तो ये जो है ये आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, वो एक कॉजेटिव एजेंट है एड्स का. HIV इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द एड्स. अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो इंक्यूबेशन पीरियड कैन बी फ्रॉम 6 months to 10 years. ओके, ये वायरस को हमारी बॉडी में सेटल होके डिवाइड होने में बहुत अलग वेरिएबल टाइम लगता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ स्ट्रॉन्ग योर इम्यून सिस्टम इज. ओके, कई इंडिविजुअल में इसके सिम्टम्स जो है वो नियरली 6 months पे देखने को मिल जाते हैं, एंड इन सम पीपल इट रिमेन्स अनडिटेक्टेड इवन फॉर अबाउट 10 years. So we will mention incubation time. Incubation is from 6 months to 10 years. Okay, depending upon how strong the immunity of a person is, the incubation duration of the HIV virus can be slightly variable from 6 months to even 10 years. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अब ये मेनली हमने टॉपिक स्ट्रक्चर के लिए ही लिया है क्योंकि इन योर टेक्स्ट बुक वी डोंट हैव द स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस, राइट, बट इन सम ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिस लेबलिंग ऑफ द डायग्राम इज ऑफन आस्क्ड. ओके, सो मेनली ये टॉपिक हम स्ट्रक्चर की वजह से कर रहे हैं, बाकी सब चीजें जो है वो आपने ऑलरेडी हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं हमारे रेगुलर उनमें आपने शायद स्टडी की होगी. सो स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस. अब HIV वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे बाहर की तरफ जो होता है वो होता है एक लिपिड बाइलेयर. सो आउटर मेम्ब्रेन और आउटर कोटिंग इज
a lipid bilayer, or in this lipid bilayer there is presence of glycoproteins in the form of spikes. Okay, so glycoproteins are present in the form of spikes. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्पाइक्स की तरह प्रेजेंट है, राइट, दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स. ये जो प्रेजेंट है ऊपर की तरफ, द वन विच आर स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स, एंड दीज ग्लाइकोप्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर. सो दिस लेयर इज द लिपिड बाइलेयर. तो ये जो डबल मेम्ब्रेन पूरी दिख रही है वो लिपिड बाइलेयर है, और लिपिड बाइलेयर के अंदर जो एम्बेडेड है वो है ग्लाइकोप्रोटीन्स. नाउ आफ्टर दैट देयर आर टू अदर लेयर्स, राइट. ये दोनों जो लेयर है ये वायरस होस्ट सेल से डिराइव करता है, एंड दीज लेयर्स आर द प्रोटीन कोट्स. बोथ ऑफ देम आर द प्रोटीन कोट. और प्रोटीन कोट ये कहां से डिराइव करता है? इट डिराइव्स इट फ्रॉम द होस्ट सेल. ठीक है, तो एक बार होस्ट में एंटर होने के बाद ये डेवलप करता है. सो देयर आर टू प्रोटीन कोट्स, राइट. एक आप पिंक कलर का बाउंड्री बाहर देख सकते हो, दैट इज फर्स्ट लेयर, और अंदर भी वापस एक प्रोटीन कोट है, दैट इज द सेकेंड प्रोटीन कोट लेयर. उसके अंदर आप जो व्हाइट कलर के स्ट्रैंड्स देख रहे हो, दीज आर द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्योंकि इनके पास आरएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए भी कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है. और उसके अंदर जो आप यहाँ पे अटैच देख रहे हो, दिस इज द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. द नेम ऑफ द एंजाइम इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ओके, सो इन द स्ट्रक्चर ऑफ HIV virus, this is the structure of HIV वायरस. तो ये जो वायरस है उसमें सबसे बाहर लिपिड बाइलेयर है, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स एम्बेडेड किए हुए हैं. फिर उसके बाद है दो लेयर्स जो प्रोटीन कोट्स हैं, और उसके अंदर होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ एसोसिएटेड जो है वो दोनों है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, राइट. ये एंजाइम जो है वो कन्वर्ट करता है आरएनए टू डीएनए, मतलब ट्रांसक्रिप्ट जो करता है, इट इज आरएनए गेट्स रेप्लिकेटेड टू डीएनए. ऐसा होता है द फंक्शन ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. सो दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर. नाउ हाउ डज इट परफॉर्म इट्स एक्शन? ओके, तो मोड ऑफ एक्शन में यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने रेगुलर क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है. आई एम जस्ट मेकिंग यू रिवाइज इट. ओके, मैं सिर्फ यहाँ पे ब्रीफ में लिख देती हूँ. सो हाउ डज इट परफॉर्म इट्स एक्शन? तो सबसे पहले HIV वायरस क्या करेगा? इट विल एंटर द बॉडी, right? How it is going to enter? So HIV virus cannot enter through either infected person से हाथ मिला लिया है तो नहीं पास ऑन होता, या तो कफ या स्नीजिंग में पास नहीं होता. There are two ways for its transmission. एक है blood और एक है semen. Blood and semen are the two main ways by which the virus is being transmitted from one person to another. अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई affected person जो है उसके needles या syringes are being used by some normal healthy person, right? Or there can be a sexual contact between an infected and a non-infected person. तो उसमें भी ऐसा होगा कि infected person से disease मतलब virus जो है वो non-infected person में transmit हो जाता है. Even it gets transmitted from the mother to the fetus through the placenta. राइट, प्लेसेंटा से भी ट्रांसमिशन होता है. तो मेनली यहाँ पे ट्रांसमिशन बॉडी फ्लूइड्स या तो सीमेन से होता है. तो ऐसे कोई भी मीन्स से ये वायरस आपकी बॉडी में एक बार एंटर हो जाएगा. एक बार बॉडी में वायरस एंटर होने के बाद नाउ द वायरस इज गोइंग टू एंटर इनटू द सेल्स विच आर नोन एज मैक्रोफेजेस. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले किस में एंटर हो जाते हैं? मैक्रोफेजेस में. मैक्रोफेजेस में एंटर होने के बाद ये अपना वायरल आरएनए को ट्रांसक्राइब करते हैं टू वायरल डीएनए, राइट. मतलब यूजुअली क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है,
राइट। हमें नॉर्मली हमने पता ही है कि ट्रांसक्रिप्शन इज अ मैकेनिज्म इन विच द डीएनए गेट्स ट्रांसक्राइब्ड टू आरएनए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि वायरल आरएनए जो है that is going to be transcribed and forming viral DNA, and once the viral DNA is formed there will be multiple copies of the viral DNA will be formed. Multiple copies बनने लगेंगी, किसमें बनेंगी? In the macrophages, and therefore macrophages are the factories for the production of the virus. क्यों? एक बार मैक्रोफेज में एंटर हुआ, यूजिंग द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये वायरल आरएनए को वायरल डीएनए में कन्वर्ट करता है। एक बार वायरल डीएनए बन जाने के बाद ये वायरल डीएनए की मल्टीपल कॉपीज का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, और इसीलिए एक मैक्रोफेज में बहुत से वायरल डीएनए फॉर्म हो जाएंगे यूजिंग ऑल द मटेरियल ऑफ द होस्ट सेल, एंड देयरफॉर मैक्रोफेजेस में प्रोडक्शन होने की वजह से मैक्रोफेजेस को फैक्ट्रीज कहा जाता है ऑफ द वायरल प्रोडक्शन। फिर मैक्रोफेजेस में एग्जिट होके दे विल एंटर इनटू द टी सेल्स, मेनली टी हेल्पर सेल्स में एंटर होंगे। टी हेल्पर सेल्स में भी ये वही करेंगे, दे विल अगेन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग the number of T helper cells, क्योंकि T helper cells में वायरल कॉपी बन जाने पर हेल्पर सेल्स बर्स्ट हो जाते हैं और सारे वायरल पार्टिकल्स जो है वो ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, और इसी की वजह से टी सेल का नंबर डिक्रीज हो जाता है। टी सेल कम होने पर बी सेल भी कम हो जाते हैं और एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, और दैट इज द मेन रीजन कि ये जो वायरस है एक बार बॉडी में एंटर होने पर हमारी इम्यून सिस्टम को कंप्लीटली डैमेज कर देता है। इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देने की वजह से यहाँ पे जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स में हम ये मेंशन कर सकते हैं दैट द पर्सन विल बी मोर प्रोन टू अदर वायरल डिसीजेस, मोर ससेप्टेबल टू अदर डिसीजेस, राइट। और इसके अलावा नोजिया, वीकनेस, फेरिंगाइटिस, ये सारे सिम्टम्स तो हैं ही, हेडेक, वॉमिटिंग, नोजिया, वीकनेस ऑफ द मसल्स, राइट, फेरिंगाइटिस, ये सारे सिम्टम्स तो होंगे ही, पर उसके अलावा भी कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरल इन्फेक्शन एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को जितना अफेक्ट नहीं करता उससे कई ज्यादा अफेक्ट करता है टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स, राइट। हमने इंक्यूबेशन टाइम की तो बात की है, ट्रांसमिशन कैसे होता है उसके बारे में भी हमने बात की है। ट्रीटमेंट में हम बात करेंगे कि यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। There are some of the medicines which can increase the life of a person suffering from AIDS, but there is no ultimate treatment for the disease of the AIDS. So that was all briefing up about the AIDS, and in the next lecture we will also brief up about the cancer.